नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये एटम्स चैप्टर के होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेस। देखिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया था गैस में और इससे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो ये डिस्कवरी किसने करी थी? तो 1897 में डिस्कवरी हुई थी और किसने करी थी? जे थॉमसन जी ने करी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1898। 1898 में कौन सा एटॉमिक मॉडल था जो जे थॉमसन ने प्रपोज किया था? तो ये न्यूक्लियर मॉडल नहीं था, क्वांटम भी नहीं था, प्लेनेटरी भी नहीं था, प्लम पुडिंग मॉडल था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको पता होगा प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था कि जो पॉजिटिव चार्जेस थे इन्होंने क्या माना था कि ये पूरे में स्प्रेड हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे या जो नेगेटिव चार्जेस थे वो सीड्स की तरह थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह थे? सीड्स की तरह थे। किसमें सीड्स थे? सीड्स ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। तो जो वाटरमेलन के सीड्स थे वो एक तरीके से क्या मान लिया गया था? वो इलेक्ट्रॉन्स मान लिए गए थे और पॉजिटिव चार्ज जो रेड वाला पोर्शन होता है, पूरा स्प्रेड जो पोर्शन होता है, उसको पॉजिटिवली चार्ज मान लिया गया था। What was the major conclusion from रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? तो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने करी थी उसका कंक्लूजन क्या निकला था, ये आपको यहाँ पर बताना है। एटम इज सॉलिड थ्रू आउट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एटम हैज नो न्यूक्लियस, ये भी गलत है। एटम हैज डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ ऐसे पोर्शन थे, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे ऐसे थे जो अपने 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, वापस चले आए थे, ठीक है। तो उससे क्या पता चला था कि सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसी को क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। इन रदरफोर्ड मॉडल द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए, न्यूक्लियस का जो साइज होता है रदरफोर्ड के हिसाब से जो मॉडल में देखा गया था वो क्या माना गया है? तो 10⁻⁻15 मीटर माना गया है। किसका साइज? न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। और एटम का साइज क्या होता है भी याद रखिएगा, एटम का साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है। अब आपसे अगर पूछा जाए कौन बड़ा है, 10⁻⁻15 या 10⁻10, तो ये बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 हो गया, ठीक है, मीटर में। और जो एटम है इसका जो साइज है, अब यहाँ पर साइज से क्या मतलब है ये भी आपको पता होना चाहिए, डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है 10⁻15 है और ये जो डायमीटर दिखाई पड़ रहा है 10⁻10 मीटर का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5th। विच एलिमेंट्स फॉयल वॉज यूज्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें गोल्ड की फॉयल यूज करी गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और गोल्ड की फॉयल से क्या किया गया था? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, बहुत ही थिन फॉयल ली गई थी। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और मेनली ये जो न्यूक्लियाई हीलियम एटम के होते हैं उसी के बराबर होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे 2-3 बातें याद रखिएगा। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन होते हैं। किसमें? अल्फा पार्टिकल में, ठीक है, क्योंकि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है तो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। Why did most of alpha particle pass through gold foil undeflected? तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास कर गए थे गोल्ड फॉयल से। रीज़न पूछा गया है। एटम्स आर मोस्टली सॉलिड, गलत है। न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम। सेकेंड में देखिए जो बात कही गई बिल्कुल सही बात कही गई, न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा है तो ज़्यादातर स्पेस जो एटम में है वो क्या है? एम्प्टी है। इस वजह से ही क्या था कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 1 डिग्री इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? तो 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो देखा गया था वो कितने परसेंट अल्फा पार्टिकल में देखा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 0.01%, गलत है। 0.14% इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। What was the main failure of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? अब देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसका मेन फेलियर जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है आपको बताना है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन, गलत है।
इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, बे बिल्कुल सही है। ठीक है, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था वो क्या नहीं बता पाया था कि स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि अलग अलग स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन क्यों देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेनली यही प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली थी। और ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ ही वेवलेंथ को की लाइट को कैसे एमिट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल नियर द न्यूक्लियस। अब देखिए अल्फा पार्टिकल में भी आपको पता है चार्जेस हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में भी क्या है, चार्ज है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। चार चीजें दूर भाग रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वेव लग रहा है दोनों के बीच में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, गलत है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग होती है, गलत है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी नहीं होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल ये आ रहा है यहीं तक बस पहुंच पाया, इसके बाद रिपल्शन मिलने लग गया। तो ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगी, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसे देखने को मिलेगी। और यहाँ मान लीजिए न्यूक्लियस का सेंटर ये है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर बोला जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू अल्फा पार्टिकल विद स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देखिए जब स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर होगा मतलब जब डिस्टेंस मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं जब अल्फा पार्टिकल बहुत ही पास होगा न्यूक्लियस के, तब क्या होने वाला है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जब बहुत पास होगा तो आपको पता ही है, दे रिबाउंड बैक, वापस चले जाएंगे जिस पाथ से आ रहे थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द इन रदरफोर्ड मॉडल व्हाट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पर जो है ऑर्बिट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पर जो दो चार्जेस हैं, दो अलग अलग तरीके के चार्जेस हैं, इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड। देखिए जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनको धीरे धीरे करके एनर्जी को डिसिपेट करना चाहिए, एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। और एनर्जी रिलीज करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे, तो उनका जो एक तरीके से जो ऑर्बिट होगा वो स्पाइरल हो जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में वो फॉल कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो है ये क्या, इसका फॉर्म क्या है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला दिया गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, नहीं। डार्क बैंड्स होते हैं, नहीं। ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, व्हाट इज बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। तो बोर मॉडल ऑफ एटम का या बोर का जो पहला पोस्टुलेट देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी तो नहीं है, स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिटिंग एनर्जी, यही बात कही है किसने, नील बोर ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन एक कुछ ही ऑर्बिट्स में, स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और उस ऑर्बिट में ये एमिट नहीं करते हैं एनर्जी को। ठीक है, व्हाट इज द क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट। तो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसके हिसाब से इन्होंने क्या बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इन्होंने कहा था इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। किसके बराबर हो जाएगा ये, mvr के। ठीक है, mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, h/2π कांस्टेंट है और इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको n मान लिया गया तो nh/2π फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाता है, mvr = nh/2π। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं।
व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ग्राउंड स्टेट है तो एन की वैल्यू 1 रख दीजिए तो हो जाएगा -13.6 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा -13.6 EV। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2। तो देखिए 1 से 2 तक लेके आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा E जो हो जाएगा वो हो जाएगा E2 माइनस E1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -13.6 अपॉन N1 स्क्वायर, या ऐसे मान लीजिए 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 में लेके आ रहे हैं, माइनस ऑफ -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर हो जाएगा। ये तो प्लस में 13.6 हो जाएगा और इसको आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये -3.4 हो जाएगा प्लस 13.6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10.2 EV आएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू बोर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। तो देखिए बोर के हिसाब से जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, पहला दिया गया गलत है, लूजेस एंगुलर मोमेंटम ये भी गलत है, एमिट्स अ फोटोन विद एनर्जी EI माइनस EF, ठीक है, तो इनिशियल माइनस फाइनल के बराबर की एनर्जी का फोटोन एमिट करता है। द लाइंस इन हाइड्रोजन एटम्स एमिशन स्पेक्ट्रम आज ड्यू टू। देखिए जो हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस देखने को मिलती है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है, ये आपको यहाँ से पूछा गया है। तो आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल से, बिल्कुल सही है। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तब यहाँ से क्या देखने को मिलती है, स्पेक्ट्रम लाइंस देखने को मिलती है। What determines the frequency of emitted radiation in hydrogen atom transition? तो देखिए कैसे पता चलता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करी जाती है, हाइड्रोजन एटम जब ट्रांजिशन होता है तो किस तरीके से या कैसे फ्रीक्वेंसी का डिटर्मिनेशन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो रेडिएशन निकलेगा, जैसे मान लीजिए ऊपर हायर लेवल से लोअर लेवल तक आपका ट्रांजिशन हुआ तो आपको पता है यहाँ से फोटोन निकलेंगे, और जो फोटोन निकलेंगे वो जो है पूछा गया, जो फोटोन निकलेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो सिंपल सी बात है वो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस जो होगा डेल्टा E, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो फोटोन निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा H म्यू के बराबर, मतलब H इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर। In hydrogen emission spectrum, the dark lines observed in an absorption spectrum are due to। तो डार्क लाइंस जो ऑब्जर्व होती हैं ये क्यों ऑब्जर्व होती हैं, ये आपको बताना है। तो एमिशन ऑफ फोटॉन से डार्क लाइन आती हैं, गलत है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी नहीं होती है। फोटॉन्स एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस वजह से ये डार्क लाइन देखने को मिलती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। Which series in the hydrogen spectrum lies in visible region? अब विजिबल रीजन बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजिबल रीजन में जो सीरीज आपने देखी होगी लाइमन, बाल्मर, पाशम, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे ऐसे करके होती है, तो विजिबल रीजन में जो सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाई करेगी वो कौन सी होती है, तो वो बाल्मर होती है, ठीक है। और बाल्मर के लिए आपको ये भी याद रखना है ट्रांजिशन जो होता है वो एंड कहाँ करता है, n = 2 पे एंड ये करता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी बात याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू बोर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज। देखिए आयनाइज करना है ग्राउंड स्टेट से, अब आयनाइज का मतलब क्या होता है, पहले ग्राउंड स्टेट पे था, इसका मतलब n = 1 था, और आयनाइज करना है बिल्कुल बाहर भेज देना है, मतलब n = इन्फिनिटी पे ले आना है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, आपसे पूछा गया कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो डेल्टा E जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो -13.6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाएगा वो टर्म 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इट ट्रांजिशन फ्रॉम। अब देखिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एग्जांपल अभी हम लोग ने देखा था
कि n इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ जा रहा था वो, तो n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 में जा रहा था। 1 से 2 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 में जो है ये लोअर से हायर में जा रहा है, तो फोटोन रिलीज ही नहीं होगा। फोटोन तभी रिलीज होता है, तभी एमिशन होता है फोटॉन्स का, जब यहाँ पर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 एक क्वेश्चन में हमने देखा भी था, 10.2 eV आ रहा था, तो बिल्कुल सही है। विच पोस्टुलेट ऑफ बोर एक्सप्लेन्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है, ये किस पोस्टुलेट से हम लोग को पता चलता है, तो ये हम लोग को थर्ड पोस्टुलेट से पता चलता है। क्योंकि थर्ड पोस्टुलेट में आपने देखा था क्या था कि जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, मतलब जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे थे, वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहे थे, और इसका फॉर्मूला किसके बराबर कर दिया था हम लोग ने, एच म्यू के बराबर। ठीक है, तो ये थर्ड पोस्टुलेट से ये फॉर्मूला मिलता है, और यहीं से हम लोग ये कह सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यहीं से हम लोग को पता चलती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, व्हाई इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड इन बोर मॉडल। अब देखिए, डी ब्रॉगली के हिसाब से आपको बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड क्यों होता है बोर मॉडल में। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को कोई काम नहीं है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का भी कोई काम नहीं है, बिकॉज ओनली स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स आर स्टेबल इन ऑर्बिट्स। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा डी ब्रॉगली के हिसाब से। द कंडीशन फॉर स्टैंडिंग डी ब्रॉगली वेव्स इन बोर ऑर्बिट इज। अब देखिए, बोर ऑर्बिट के हिसाब से अगर आपको बताना है कि जो कंडीशन होगी स्टैंडिंग डी ब्रॉगली वेव्स की बोर ऑर्बिट में, वो क्या होगी। ठीक है, तो पहला दिया mv²/r इज इक्वल टू एन एच कट। ठीक है, दूसरा दिया है 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा, यही बिल्कुल सही है, 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा। इसको याद भी आप चाहे तो कर लीजिए, इससे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं। विच लिमिटेशन इज एसोसिएटेड विद बोर मॉडल। अब बोर मॉडल से रिलेटेड कौन सा एक लिमिटेशन देखने को मिलता है, इट वर्क्स फॉर ऑल एटम्स। गलत है, लिमिटेशन नहीं है। इट एक्सप्लेन्स स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंसिटीज, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। सी देखिए क्या कह रहा है, सी में कहा गया इट कैन नॉट एक्सटेंड टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ये बिल्कुल सही है। जो इन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम बताया है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन एटम पे ही केवल ये लागू होगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर लागू नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर देखने को मिलती है बोर मॉडल ऑफ एटम में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं हर एक चैप्टर के, जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।